का नाम ये कंबोधिलाल है, जैसा ही रंगो रूप है वैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हर खबर को लेकर के और खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि आज कौन सी प्रमुख खबरों पर हमारी जो है नज़रें रहेंगी। उसमें सब शुरुआत करते हैं ऑन द शो पे और सबसे पहले बात करेंगे मानसून को लेकर के जो अपडेट आई है। क्या वाकई में शुरू हो गया है सूखा? क्या सूखे के संकेत मिल रहे हैं? क्या है मानसून से जुड़ी पूरी अपडेट, डिटेल में करेंगे चर्चा। और अब चने की कीमत को क्या हो गया? चने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है? अंशुमान जी से समझेंगे आज। साथ ही साथ अदानी को लेकर के लगातार अपडेट आ रही है। अदानी के रहस्यमय विदेशी रिश्ते कौन से हैं, आज करेंगे इस पर चर्चा। कच्चे तेल को लेकर के कुछ एक अपडेट्स आई हैं और क्या कच्चे तेल में आएगा बड़ा उबाल, ये भी आज की चर्चा में शामिल होगा। और साथ ही साथ कितनी मुश्किल हुई है 7% की मंजिल और जीडीपी के आंकड़ों के अंदर क्या है, तो इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। लेकिन शुरुआत करेंगे मानसून से जुड़ी अपडेट के साथ। अगस्त के दौरान देश भर में बरसात की भारी कमी की वजह से मानसून की बरसात का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। अगस्त के दौरान देश में सामान्य के मुकाबले 36% कम बरसात हुई है। सबसे ज़्यादा कमी दक्षिण और मध्य भारत में दर्ज की गई। दक्षिण भारत में अगस्त के दौरान सामान्य के मुकाबले 60% बरसात कम हुई है। इस वजह से पूरे मानसून सीजन के लिए बरसात की कमी बढ़कर के 10% तक पहुंच गई है। इस बीच मौसम विभाग के अनुमान में ये कहा गया है कि सितंबर के दौरान भी देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य के मुकाबले कम बरसात होने की आशंका है। इसी से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे दें कि मानसून सीजन में बरसात की कमी के साथ देश भर के जलाशयों में पानी का स्तर भी लगातार कम हो रहा है। 24 अगस्त तक जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले 21% कम और पिछले 10 साल के औसत के मुकाबले 9% कम दर्ज किया गया है। जलाशयों में पानी का स्तर कम होने की वजह से आगे चलकर रबी की खेती प्रभावित हो सकती है। अंशुमान सर, क्या ये मान के चलें ये सूखे की स्थिति है? अगर आप तकनीकी तौर पर माने और मौसम विभाग के पैमानों को माने तो तकनीकी तौर पर भारत में सूखा शुरू हो चुका है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक तो आंकड़ा अगस्त का है। अगस्त में 36% के आसपास कम बारिश हुई है। जो आंकड़ा कल मौसम विभाग ने दिया वो चौंकाने वाला था। 122 साल में पहली बार इतना सूखा अगस्त भारत में नहीं में आया है, जबकि एल नीनो के असर इससे पहले भी रहे हैं। एल नीनो के असर से सूखे पहले भी पड़ते रहे हैं। भारत में 2009 में भी सूखा था और उससे पहले भी था, पर अगस्त के महीने में इस तरीके की सबसे कम बारिश पहली बार 100 साल में 122 साल में देखी गई है, पहली बात। और दूसरी बात है कि मौसम विभाग के अनुमानों के हिसाब से विपुल लंबे समय में अगर मानसून के दौरान रेन की डिफिशियंसी या पानी की बरसात की कमी 10% से नीचे से ज़्यादा हो जाए तो तकनीकी तौर पर उस सूखे की परिस्थिति बनती दिखाई देती। और अगर आप चार्ट देखें भारत में इस समय बारिश का जो दिख रहा है भारत के मानचित्र के ऊपर, जिसको हमने आपको कल भी दिखाया था, उस चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में, अब अधिकांश भारत में कुछ हिस्से छोड़ दिए जाएं तो अधिकांश हिस्से या तो डिफिशिएंट रेन के दायरे में आ रहे हैं, पीले रंग में हैं या लाल रंग में। इस चार्ट को अगर आप दोबारा देखें तो आपको समझ में आएगा। और इससे ये जो आंकड़ा है 10% की कमी का, वो दिखता है कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे तक चले जाएं, यहाँ तक कि केरल जैसे इलाके, जिन इलाकों में आमतौर पर डिफिशिएंट रेन जैसा ये जो पीला स्पॉट था वो नहीं दिखाई देता था। अब आपको इस पूरे नक्शे में कुछ ही हरे पैच दिखते हैं, थोड़े से ही हरे पैच दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारा हिस्सा पीला और लाल दिख रहा है। तो तकनीकी तौर पर सूखा शुरू हो गया है मौसम विभाग के आंकड़ों के हिसाब से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आईएमडी ने अपने आकलनों में भी ये कहा कि साल का मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा। सूखा नहीं कहा स्पष्ट रूप से कि अभी सितंबर का महीना बाकी है, सितंबर के महीने में थोड़ा सा रिवाइवल हो सकता है मानसून का, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग के अपने आकलन ये भी बता रहे हैं कि एल नीनो और ज़्यादा जोर पकड़ेगा अब इसके बाद आने वाले महीनों में। सर, लेकिन अभी जो हमने खबर देखी कि जलाशयों का स्तर लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके घटने का क्या असर आप देख सकते हैं? ये दूसरी बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत की खेती कुछ इस तरह से बंधी हुई है कि जितनी बारिश मानसून के दौरान होती है वो रिजर्वायर्स में जाती है, और वो रिजर्वायर्स जो रबी की फसल है उसके लिए नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। जलाशयों का आंकड़ा और ज़्यादा चौंकाने वाला है। खासतौर से दक्षिण भारत और मध्य भारत की जलाशयों में 10 साल का सबसे कम स्तर है, 23% के आसपास रिजर्वायर का लेवल नीचे गिरा हुआ है। आपको याद होगा कि इसकी वजह एक और है कि
कि मानसून का ऑनसेट या मानसून की शुरुआत भी धीमी हुई थी। मानसून के दौरान ही चक्रवात का असर था जुलाई और अगस्त के महीनों में, जून जुलाई और अगस्त के महीनों में। तो इसलिए जो चक्रवात के असर से भी बारिश हुई थी वो बारिश भारत के पश्चिमी इलाकों में हुई थी। मध्य भारत और दक्षिण भारत में उस दौरान भी कम बारिश हुई थी। अब जो मानसून का रिवाइवल हो रहा है तो सिर्फ हुआ, उसमें भी जुलाई के महीनों में इन हिस्सों में बारिश नहीं हुई। इसलिए अब जो डेफिसिट है वो 23 से 24% का जलाशयों में असर दिखाई दे रहा है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात इसमें समझना ज़रूरी है, जो हम सेंट्रल वाटर कमीशन का डेटा देख रहे हैं, करीब 150 रिजर्वायर हैं भारत में, जिनमें जिनके पास जो करीब 63% की ओवरऑल कैपेसिटी रखते हैं। और इसमें भी दक्षिण भारत और केंद्रीय सेंट्रल इंडिया के जलाशयों में पानी की कमी ज़्यादा दिख रही है। अगर अगस्त के बाद सितंबर का स्पेल भी ऐसा रहा जिसका खतरा है, क्योंकि एल निनो के और गहराने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो रबी की फसल के लिए मिट्टी में जितनी नमी की आवश्यकता होती है उसमें भी कमी आएगी। और ये उस तरीके का ड्राउट है जिसको तकनीकी तौर पर हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट या उस तरीके के तकनीकी ड्राउट्स में रखा जाता है, जिसमें मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती। चलिए, अब इस बीच अगस्त के दौरान बरसात की कमी की वजह से खरीफ दलहन की खेती में आई कमी का असर दालों की कीमतों पर देखा जा रहा है। अगस्त के दौरान चने के थोक भाव में करीब 23% का उछाल आया है। अगस्त की शुरुआत में दिल्ली की लॉरेंस रोड मंडी में चने का भाव 5390 रुपये प्रति क्विंटल था, जो गुरुवार को बढ़कर 6604 रुपये तक पहुंच गया। थोक बाजार में चने की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर रिटेल बाजार में चने की दाल पर दिखा जरूर है, लेकिन रिटेल बाजार में कीमतें उतनी नहीं बढ़ी जितनी थोक बाजार में बढ़ी हैं। ऐसे में आशंका है कि रिटेल बाजार में चना दाल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि सरकार चने पर स्टॉक लिमिट भी लागू कर सकती है। सर, त्योहारी सीजन आने वाला है और चने का उत्पादन तो हमने देखा कि उसमें तो कोई कमी नहीं है, फिर ये कीमतें क्यों बढ़ने लगी? चने के उत्पादन में गिरावट ना होने के बावजूद चने का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ठीक है, लेकिन जो पूरा पल्सेस का बास्केट है, जो पूरा पल्सेस का परिवार है, वो महंगाई के संकेत दे रहा है और कमी के संकेत दे रहा है। इसलिए जो एक बची हुई भारत की उपज है जिसमें कि उत्पादन अच्छा था, उसकी भी कीमतें बढ़ने लगी हैं, उसका है। और इसलिए शायद जो जैसा विपुल ने आपको बताया कि सरकार इसकी होल्डिंग रोकने के लिए इस पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। सरकार ने पहले ही 2-3 दालों पर स्टॉक लिमिट लगा रखी है उनके लिए। अब चना इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण और सेंसिटिव पल्स है भारत की व्यवस्था में, क्योंकि भारत का जितना स्नैक्स का बाजार है, पूरा मेजर स्नैक्स बाजार है, चना उसका महत्वपूर्ण बेस है, उसका रॉ मटेरियल है जो चने से आता है। और दूसरा, त्योहारों के दौरान चने की और चने से बने हुए उत्पादों की, बेसन की मांग बढ़ जाती है। अब चने की कीमतों में जितनी तेजी हमें दिखाई दे रही है इस समय, और सरकार को स्टॉक लिमिट लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लगता है कि इस बार के त्योहारों पर चने की महंगाई का, बेसन की महंगाई का साया होगा। तो इस त्योहारों में जब आप इस बार पकौड़ियाँ और तमाम चीज़ें खाएंगे तो महंगाई जो है वो हो सकता है उसके स्वाद में थोड़ी कमी कर दे। इधर मोबाइल सिम की धोखाधड़ी रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने सिम और पॉइंट ऑफ सेल वेरिफिकेशन तथा रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त कर दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अब पॉइंट ऑफ सेल इस्तेमाल करने वालों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करना होगा, साथ में KYC भी ज़रूरी होगा। कुछ राज्यों में तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब सर, ये जो दूरसंचार विभाग को आखिर में ये करना क्यों पड़ रहा है? दूरसंचार विभाग के पास पिछले 3-4 महीनों में इस तरीके की जानकारियां आई हैं और बड़ी संख्या में आई हैं कि साइबर क्राइम में मोबाइल सिम का इस्तेमाल हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि सारे फ्रॉड तो ऑनलाइन फ्रॉड मोबाइल फ़ोन्स के जरिए ही हो रहे हैं। दूरसंचार विभाग को इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा गैप पता चला कि मोबाइल सिम्स की जो बल्क में बिक्री हो रही, जो थोक में बिक्री हो रही, उसमें KYC सही ढंग से नहीं किए गए। एक लोगों ने 5-5 सिम ले रखे हैं या बल्क में सिम खरीद लिए गए हैं। तो पिछला फैसला सरकार ने इस तरह से किया था कि सारे बल्क सिम्स के सेल पर रोक लगा दी गई थी, थोक में सिम बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। और किसी को और कारपोरेट को या थोक में सिम चाहिए तो उसके लिए अलग KYC का नियम तैयार किया गया था। दूसरी चीज़ ये कि एक ही व्यक्ति बार बार एक ही सिम पर KYC पर कार्ड ना खरीदे और उसका दुरुपयोग ना हो, उसके लिए ये नए कदम उठाए गए, जिसमें अब पुलिस वेरिफिकेशन तक की स्थिति लाई है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो विक्रेता हैं, उन्हें अब सिम बेचने से पहले कई सारी शर्तों का पालन करना होगा और उसमें पुलिस वेरिफिकेशन शामिल होगा। चलिए, अब देखना ये है कि इसका असर क्या वाकई में जो फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन उस पर रोकने में कामयाबी मिल पाती है या नहीं, या फिर जो फ्रॉड करने वाले हैं फिर कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे। इधर बैंकों ने रिजर्व बैंक से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत होम लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना करने की मांग की है। मौजूदा समय में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत मेट्रो शहरों में होम लोन की लिमिट 35 लाख और गैर मेट्रो शहरों में 30 लाख है, और बैंक इसे मेट्रो शहरों में बढ़ाकर 75 लाख तथा गैर मेट्रो शहरों के लिए 45 लाख करने की मांग कर रहे हैं। बैंकों की इस मांग को अगर रिजर्व बैंक मानता है तो इससे देश में हाउसिंग सेक्टर को गति मिल सकती है। सर, आखिर में बैंक इस तरह
क्यों कर रहे हैं और क्या वाकई में इससे एक गति मिलेगी? हम लगातार हाउसिंग पर बात कर रहे हैं। हम लोगों ने एक विस्तार से इकोनॉमिका में आपसे चर्चा भी की थी और जिसमें मैं कहा था कि जो किफ़ायती मकान है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, उनकी कीमतें भी अफोर्डेबल नहीं रही बची हैं। तो ये जो सीमा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की 35 लाख रुपए की, ये 2018 में तय की गई थी और उस समय तय की गई थी जब 50 लाख रुपए से 40 लाख 45 लाख रुपए तक के मकान मिल जाते थे। अब मकानों की कीमत 75 लाख से ऊपर निकल चुकी है, 50 से 55 लाख हो चुकी है। और बैंक प्रायोरिटी सेक्टर के तहत यानी वरीयता के आधार पर जिन मकानों को लेंडिंग करते हैं, जो कि एक नियम होता है, उसमें उनकी सीमा कम है। तो बैंकों का ने इस बात के लिए सरकार से अनुरोध किया है कि इसे बढ़ाया जाए ताकि मकानों की जो मौजूदा कीमत है जिन्हें आप सो कॉल्ड किफ़ायती मकान कहते हैं, तो किफ़ायती नहीं है, जो अफोर्डेबल मकान है, उनकी जो कीमत है उसके हिसाब से उन्हें कर्ज उपलब्ध कराया जा सके, जो बैंकों के पास इस समय में जिसकी सीमा नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि रियल एस्टेट सेक्टर में बैंक अपना एक्सपोजर बढ़ाना भी चाहते हैं, क्योंकि बैंकों की तरफ से इंडस्ट्रियल क्रेडिट की मांग घट रही है। अभी ताजे आंकड़े आए हैं जो बता रहे हैं कि भारत में बैंक क्रेडिट की ग्रोथ रेट इंडस्ट्री सेक्टर को जुलाई के महीने में 5.2% गिर गई है। और इसलिए भी बैंकों को लगता है कि जो सस्ते मकान हैं, जो अफोर्डेबल मकान हैं, 60 लाख रुपए से नीचे के मकान हैं, अगर उनमें ब्याज में ज़्यादा कर्ज देने की सहूलियत मिल गई तो शायद बाजार में मांग बढ़ेगी। इधर अमेरिकी बिलियनर जॉर्ज सोरस से फंडेड दुनिया भर के खोजी पत्रकारों की संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP ने आरोप लगाया है कि अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी से जुड़े हुए मामले को लेकर लगाया कि 2 लोगों ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में मोटा निवेश किया है और इस निवेश की वजह से अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विनोद अदानी से जुड़े दोनों लोगों में एक व्यक्ति ताइवान का रहने वाला है जबकि दूसरा व्यक्ति UAE का निवासी है। सर, ये जो विदेशों के नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन से लोग हो सकते हैं और ये हर रोज अदानी समूह पे जो संकट के बादल हैं वो थमते नहीं दिखाई दे रहे? और ये बात कल हमने अपनी चर्चा में मनी सेंट्रल में बताई थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जिन चीज़ों को जहां छोड़ दिया था, यानी वो जो नाम, वो चेहरे, वो कंपनियां जिनके नाम नहीं आए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, OCCRP की रिपोर्ट ने उस हिस्से को जोड़कर पूरा कर दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा था कि अडानी समूह ने कुछ विदेशी निवेश कंपनियां जो कि परोक्ष रूप से अडानी समूह की तरफ से ही बनाई गई है, चलाई जा सकती हैं, जिसको अडानी समूह के लोग ही चला रहे होते हैं, उनके जरिए भारतीय पैसे को विदेश से ले जाकर और वहां से उसे विदेशी निवेश के तौर पर भारत में लाया गया है। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी जिसकी सेबी जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। OCCRP की रिपोर्ट ने अब इसमें चेहरे ढूंढ लिए हैं, तो 2 चेहरे निकल कर आए हैं जो खासा महत्वपूर्ण है, जानकारी जो सामने निकल कर आई है। इसमें एक नाम नासिर अली साहबान अली का है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात का लिंक है और ये माना जा रहा है कि ये अडानी समूह के साथ करीब से काम करते रहे हैं। पहले डायमंड ट्रेडर भी थे। कुछ अखबारों में इस तरह की भी खबरें हैं कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने शुरुआत में कभी इनकी मिस्टर अली की कंपनी और इनके खिलाफ जांच भी की थी। इनको ये माना जा रहा है कि इनकी कंपनी ने विनोद अडानी और गौतम अडानी के लिए विदेशी निवेशक के तौर पर UAE के इलाकों में काम किया और कंपनियों में वहाँ से भारतीय पैसे को या निवेश को भारत में रूट किया, ये माना जा रहा है। मिड ईस्ट ओशन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉरिशस जिसका नाम पहले भी आ चुका है मॉरिशस की इस कंपनी का, उसका रिश्ता इनसे बताया जा रहा है। दूसरा नाम एक ताइवानी नागरिक का है जिनका नाम चोंग चुंगलिंग है। ये चीनी ताइवानी नागरिक है। OCCRP की रिपोर्ट में इनका भी संपर्क अडानी समूह के खिलाफ जो जांच अब चल रही है उससे पाया गया है। ये भी शायद उस कंपनी में, ऐसा दावा किया गया OCCRP की रिपोर्ट में कि ये उस कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, जिसका नाम अगर आप अडानी समूह के पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं तो सुना होगा। उस कंपनी का नाम है ग्रोमोर। जिस ग्रोमोर कंपनी, जिस शेल कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है, उससे इनका संबंध, इनका रिश्ता बताया गया है। तो अब इधर सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है, पहुंच चुकी है। सेबी को जो भी निष्कर्ष निकालना है उस रिपोर्ट में दे चुका है कि क्या हुआ है, और इधर बहुत सारी नई जानकारियां निकलकर अडानी समूह के विदेश के कारोबारों के तौर पर सामने आ रही हैं। तो अभी क्या मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? क्या और कोई नई जांच होगी? और अगर सेबी की रिपोर्ट में कुछ बातें पाई जाती हैं
तो ये तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी अदानी समूह के लिए, क्योंकि वैसे ही पैसे की दिक्कत है। अब देखिए, कुछ चीज़ें तो स्थापित हैं, स्पष्ट हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो चीज़ें आई थी उनमें अडानी समूह ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया था। सेबी पर सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लैरिफिकेशन के बाद भी सेबी को जांच करने के लिए कहा था। सेबी जांच भी कर रही। सेबी की तरफ से आधिकारिक रूप से सरकार को और सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से संसद को ये बताया गया कि सेबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और विदेशी निवेशकों से जानकारी मांगी जा रही। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जिसकी जांच चल रही है। अब ये जो नई जानकारी निकल रही, इनका जिक्र सेबी के रिपोर्ट में होगा कि नहीं होगा, ये ज़्यादा उत्सुकता बढ़ाने वाली बात है कि क्या सेबी को ये सब पता था यूएई की इस फर्म के बारे में, ग्रूमोर के बारे में, ताइवान के संबंधों के बारे में। सेबी ने इनकी जांच की कि नहीं की, या अडानी समूह ने सेबी को अपने डिस्क्लोजर्स में इनकी जानकारी दी थी कि नहीं दी थी इन निवेशकों की। तो अब ये जो नए खुलासे हो रहे हैं, ये नए खुलासे अडानी समूह के कामकाज को लेकर तो सवाल हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सेबी की जांच पड़ताल को लेकर भी हैं। और इसलिए उत्सुकता इस बात की है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा जो सेबी ने रखी, तो हमें पता चलेगा कि सेबी की तरफ से क्या निष्कर्ष दिया गया जांच पड़ताल में, और क्या अगर ऐसा कुछ है तो क्या सेबी अडानी समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। और इधर अदानी समूह के बाद अब वेदांता समूह पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। दरअसल खोजी पत्रकारों के वैश्विक नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की नई रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि खनन और तेल के कारोबार से जुड़ी कंपनी वेदांता ने वैश्विक महामारी के दौरान अहम पर्यावरण नियमों को कमजोर करने के लिए गलत तरीके से लॉबिंग की। OCCRP ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने परामर्श के बिना कुछ परिवर्तनों को मंजूरी दी और उन्हें अवैध तरीके से लागू किया गया। अब अदानी ग्रुप और वेदांता, इन दोनों पे जो संकट के बादल छाए हुए हैं, उसका असर निवेशकों पर क्या होगा, शेयरधारकों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में हमारे खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 में जुड़ सकते हैं। और तमाम एक्सपर्ट्स जो है वो इस समय क्या स्ट्रेटजी बता रहे हैं अदानी समूह को लेकर के और कितनी गिरावट है, इसके बारे में आप जो है जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। इधर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाने वाला कमीशन खूब बढ़ा रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से दिया जाने वाला कमीशन वित्त वर्ष 2023 में 16% बढ़ करके 12,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में ये 10,400 करोड़ रुपए ही था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के डेटा के मुताबिक इस दौरान इंडस्ट्री का एवरेज एसेट एंड मैनेजमेंट यानी AUM महज 9% की दर के साथ 14.74 लाख करोड़ रुपए रहा। अब सर, ये जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेचने का चलन जो बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन बढ़ रहे हैं, क्या रहा है और इसके पीछे कारण क्या है? ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। 12,100 करोड़ रुपए के आसपास का कमीशन म्यूचुअल फंड कंपनियों ने म्यूचुअल फंड बेचने के लिए दिया है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तमाम बैंक जिनके पीछे उनके म्यूचुअल फंड हैं। तो जिनको सबसे ज़्यादा कमीशन मिला है वो भारत के बैंक ही हैं। यानी HDFC म्यूचुअल फंड ने अपने HDFC बैंक को कमीशन दिया है, SBI म्यूचुअल फंड ने अपने SBI बैंक को कमीशन दिया है, ICICI एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, इन्होंने इनको ज़्यादातर कमीशन इसमें बैंकों के खाते में गया है। इसके अलावा एक नॉन बैंकिंग एंटिटी है जिसको कमीशन गया और कमीशन 1540 करोड़ रुपए है, जो नीरज चौकसी और जिग्नेश देसाई की फर्म है जिसको कि एनजे कहा जाता है। म्यूचुअल फंड के कमीशन के इस स्ट्रक्चर से दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे सामने समझ में आती हैं कि एक तो भारत में म्यूचुअल फंड की बिक्री और कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक बड़ा बिजनेस हो चुका है, क्योंकि इतने भारी कमीशन, ह्यूज कमीशन पे किए जा रहे हैं। एक कंपनी को 600-700 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए के कमीशन मिल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि निवेशकों को ज़्यादातर म्यूचुअल फंड बैंकों के जरिए बेचे जा रहे हैं। ये भी ये बताया जा रहा है कि भारत की प्रमुख बैंकिंग म्यूचुअल फंड कंपनियां बैंकों के जरिए बेच रही हैं। और यहाँ निवेशकों को क्या सही म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं, क्या वो सही म्यूचुअल फंड चुन पा रहे हैं, या वो बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं, बैंक से बात करते हैं, म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, ये देखने की बात होगी। यहाँ एक और चीज़ है जिस पर सेबी की तरफ से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए के बजाय जब डायरेक्ट सेल्स की तरफ म्यूचुअल फंड खरीदने की छूट दी जाएगी तो क्या होगा, जिस पर सेबी का एक प्रस्ताव आया था फिर वापस लौट गया था। और सेबी अब उस पर विचार कर रही कि अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन पे नहीं करना, सीधे फंड खरीदना है, तो उसके क्या व्यवस्थाएं होंगी। सर, लेकिन इससे छोटे जो म्यूचुअल फंड हैं उनको तो नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास तो इतने बड़े बड़े बैंक हैं नहीं कि मतलब वो अपने उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकें। हाँ, और यही इस बाजार में मोनोपोली का संकेत है कि इस बाजार में अगर आप भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में जो 4-5 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड देखें और सबसे बड़े 4 बैंक देखें, ये मिलकर भारत के म्यूचुअल फंड सेल्स का और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा बाजार संभाले। SBI, HDFC, ICICI एक्सिस, ये चारों बैंक हैं। इन्हीं चारों बैंकों को सबसे ज़्यादा कमीशन भी मिला है और चूंकि इनके म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बिकते हैं तो इन्हीं के पास गया है। ये बात शायद सेबी को
को करीब से देखनी चाहिए। मुझे याद आता है कि जब सेबी के पिछले चेयरमैन थे, उन्होंने 2017-18 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक बैठक में बात कही भी थी कि भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में 4 या 5 कंपनियों का ही एक अधिकार दिखाई देता है। चलिए, और जैसा कि हमने कल आपसे वादा किया था कि जीडीपी के आंकड़े ऊपर जो है विस्तार पूर्वक जो है हम आपको जानकारी देंगे, तो आज हमारी सबसे बड़ी खबर यही होने वाली है। तो जैसा हमारा वादा था और वो खबर हम लेकर के आए हैं, उसके विश्लेषण के लिए हम अंशुमान जी के पास चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जून तिमाही के लिए रिजर्व बैंक ने जितनी ग्रोथ का अनुमान लगाया था, ग्रोथ उससे कम रही है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि जून तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने 8% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। पिछले साल जून तिमाही में 13.1% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। इस साल कृषि और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को छोड़ करके बाकी हर सेक्टर की ग्रोथ घटी है। कृषि सेक्टर की ग्रोथ 3.5% रही और फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ 12.2% दर्ज की गई। जून तिमाही के दौरान ग्रोथ में निजी खपत की हिस्सेदारी घट करके 57.3% बची है। ग्रोथ में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी में भी भारी गिरावट आई है। पिछले साल जून तिमाही में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 24.4% थी और इस साल ये घट करके सिर्फ 20.9% ही रही है। सर, मोटे मोटे तौर पर जीडीपी के आंकड़े क्या कहते हैं? जीडीपी का ये वाला आंकड़ा, इस तिमाही के आंकड़े में बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें तत्काल हमारे लिए समझना ज़रूरी है। पहला सबसे बड़ी बात ये कि जिस पेंटअप डिमांड के या जिस पोस्ट कोविड डिमांड का लाभ था, उसकी शायद आखिरी तिमाही थी। जहां तक आते आते अब वो डिमांड खत्म हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सामान्य रूप में आ गई, बेस इफेक्ट खत्म हो गया। जिस गड्ढे में हम गिरे थे उस गड्ढे से हम उभर कर ऊपर आ गए और समतल जमीन पर आकर खड़े हो गए। और यहाँ से ये आखिरी जो डिमांड बची थी, इसका असर में दिखाई दिया। इसलिए जैसे आपको विपुल ने बताया कि फाइनेंशियल सर्विस और एग्रीकल्चर को छोड़कर अगर आप बाकी सारे सेक्टर देखें तो उनमें डिमांड में या उनकी ग्रोथ में गिरावट आई। ये 2 सेक्टर थे जो इसे ले रहे थे, बल्कि सर्विसेज में भी कुछ गिरावट आई। अब हमारे सामने विपुल थोड़ी पीछे से और आगे तक की तस्वीर स्पष्ट होती भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2019, 2020, 2021 और 2022 के साल काफी महत्वपूर्ण थे। 2019-20 की आखिरी तिमाही के बाद कोविड का असर शुरू हुआ था। जब आखिरी तिमाही हुई तो इसके बाद कोविड का असर शुरू हुआ था और दो साल, एक साल निगेटिव में, फिर दूसरा लो ग्रोथ में और फिर तमाम बेस इफेक्ट का असर हमें दिखाई दिया। तो हम पहले इसे एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हैं, वास्तविक नंबर में तिमाही को देखते हैं, तब हमें बाकी ग्रोथ का मतलब समझ में आएगा। 2019-20 में पैंडेमिक में जाने से पहले जब कोविड हिट कर रहा था या भारत में आ रहा था, तब भारत का जीडीपी उस तिमाही में करीब 35.6 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 40.4 लाख करोड़ हुआ है। 3 साल में तिमाही आधार पर यह बढ़ोतरी बेहद औसत है। मतलब अगर आप देखें कि हम 3 साल 4 साल पहले जहां खड़े थे, उससे सामान्य रूप से महंगाई जोड़ने के बाद हम यहां पर आए हैं। तो इसलिए अगर आप देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार कोविड के बाद बहुत तेज रही, तो ऐसा नहीं दिखता। तिमाही के आधार पर 35 लाख करोड़ और 40 लाख करोड़, और समय कितना, 3 साल का। अब इसमें अगर दूसरा आंकड़ा हम डालने की कोशिश करें और ये देखें कि 2019-20 से 2023-24 के इस साल तक महंगाई को शामिल कर लें ग्रोथ में, और भारत की जितनी भी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट उसमें से महंगाई हटा दें, तो वास्तविक ग्रोथ रेट भारत की केवल 3.2% निकल कर आती है पूरी गणना में। और यहीं से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब चुनौती दिखाई देती है कि कोविड से रिकवरी उतनी तेज नहीं थी जितनी हमें दिखाई दी। महंगाई ज़्यादा बड़ा हिस्सा घेरे हुए थी, वास्तविक रूप से लोगों की कमाई 3.2% बढ़ी, महंगाई ने बाकी बढ़ोतरी की है। अभी भी भारत का जो खपत खर्च है वो ओवरऑल जीडीपी का 55 से 60% है, और इसकी भी विकास दर अप्रैल से जून की तिमाही के से लेकर 2023 के इस पहली तिमाही तक, 2023-24 की पहली तिमाही तक 3.6% ही रही है। तो ये 2 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। यहाँ हम रिकवरी के बाद भी 5% के आसपास की विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ, महंगाई के बिना ग्रोथ, और 5% के आसपास की जो खपत की वृद्धि दर, वो अभी हासिल नहीं कर पाए। अब थोड़ा इन आंकड़ों को और खोलते हैं सर। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के आंकड़ों पे नजर डालें, वो क्या दर्शा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के आंकड़े इस तिमाही के अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप ईयर एन ईयर देखें, पिछले साल की तुलना में देखें, तो 8% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। और
इस लिहाज से जब सरकार की तरफ से या विशेषज्ञों की तरफ से बात कही जा रही है तो ये सही है कि भारत में इन्वेस्टमेंट का कुछ रिवाइवल हमें इस तिमाही में होता दिखाई दिया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को नापने के लिए या उस पर कोई निर्णय लेने के लिए हमें 2-3 तिमाहियों के आंकड़े का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 4 साल में अगर आप देखें, कोविड के बाद के 4 साल में, तो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ केवल 4.1% रही है और अब वो बढ़कर 8% हो गई। और इसलिए आपको लगातार अगले कुछ दिनों में, इससे पहले पढ़ने को मिलेगा कि भारत में कैपेक्स के साइकिल रिवाइव होने की बात अब शुरू हो रही है। लेकिन अब यही कैपेक्स के साइकिल के रिवाइवल का दुर्भाग्य है कि जब कैपेक्स का साइकिल रिवाइवल हो रहा है तब डिमांड का साइकिल वापस नीचे जा रहा है कि रूरल एरिया में सूखे का खतरा है, मांग में कमी है और बाकी चीज़ों की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और पहली बार ऐसा हुआ इस तिमाही में जब भारत की जीडीपी ग्रोथ से बेहतर रहा है इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट, यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट रही करीब 7.8% और इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट रही 8%। तो ये पहली ऐसी तिमाही है। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि शायद आखिरी तिमाही भी हो सकती है, इसके बाद बाकी तिमाहियों में इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट इतनी तेज होगी कि नहीं होगी, ये देखने की बात होगी। चलिए, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े देख लिए, जीडीपी के आंकड़े आपने समझा दिए सर। अब खपत को लेकर के क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, वहाँ पे किस तरह की ग्रोथ? खपत में प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग की ग्रोथ हमने आपको बताई कि जीडीपी की ग्रोथ से ज़्यादा नहीं थी, 3.6% के आसपास की ग्रोथ थी। और यहाँ हमें दिखता है कि महंगाई का असर दिख रहा है, यानी कोविड के बाद कामकाज हस्ब मामूल होने से, सामान्य होने के बाद भी भारत में प्राइवेट खपत नहीं उभरी वापस। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि भारत में कोविड से रिकवरी के बाद अचानक महंगाई आ गई और एक पूरा बड़ा साल हमने महंगाई का देखा। एक छोटा सा वक्फा 2-3 महीने का था जब खुदरा महंगाई में कमी आई और वापस हम फिर खुदरा महंगाई में 7.5% के आसपास आ गए। तो इसलिए कमाई, आम लोगों की इनकम नहीं बढ़ी कोविड से उबरते हुए, और उसी हिसाब से बाजार में डिमांड नहीं बढ़ी। इसलिए हमको मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट में भी थोड़ा स्लो डाउन दिखता है, हमें सर्विसेज में भी ग्रोथ रेट में भी थोड़ा सा स्लो डाउन दिखता है। तो अभी कंजम्पशन का रिवाइवल इस बात पर निर्भर करेगा, लोगों की मांग इस बात पर निर्भर करेगी कि महंगाई या लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत किस तरह से संतुलित होती है आने वाले समय में। चलिए, पूरे आंकड़े आपने खोल के बता दिए सर कि क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इस क्वार्टर के नंबर्स को, जीडीपी के नंबर्स को देखें, ये क्या संकेत दे रहे हैं अगले 2 क्वार्टर्स के लिए? क्या कुछ आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं? सरकार और रिजर्व बैंक ने अपने जो अनुमान दिए थे, आप मनी सेंट्रल का रेगुलर सुन रहे हैं तो हम बताते रहते हैं, रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा में बिल्कुल बताया था कि भारत में तेज आर्थिक विकास दर की ये पहली तिमाही होगी और आखिरी तिमाही होगी, इसके बाद फिर भारत की अर्थव्यवस्था में ढलान होगी। और अब इन आंकड़ों के बाद ऐसा लगता है कि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 6.5%, 6 से 6.5% के आसपास रहेगी। बट उसमें एक कैविएट है, उसमें एक किंतु है, एक बड़ा परंतु है, क्योंकि हम एल नीनो की स्थिति में है, मानसून कमजोर है और सूखे का खतरा या सूखा लगभग आ चुका है। इसका असर इन आकलनों में शामिल नहीं किया गया है। तो पहली तिमाही अच्छी है, पर दूसरी तिमाही में गिरावट आएगी। तीसरी तिमाही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस तिमाही में हमें ये दिखाई देगा कि मानसून का और बाकी चीज़ों का असर कितना दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी डेटा देखें, नंबर्स देखें जो हम लगातार आपको बताते रहते हैं, तो इस हिसाब से रूरल एरिया में डिमांड गिरी हुई है, एफएमसीजी की डिमांड में तेज बढ़ोतरी नहीं है। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा काम कर रहा है, लग्जरी साइड में हाउसिंग सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन की डिमांड लग्जरी साइड में 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकानों की डिमांड अच्छी है, पर जो बाकी अफोर्डेबल हाउसेस हैं उनकी डिमांड कम है। और वेजेस की ग्रोथ रेट में अभी कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। तो इस साल भारत को 7% की मंजिल पाना तो मुश्किल लग रहा है। सरकार भी अब थोड़ा कंजर्वेटिव होकर 6.5% की बात कर रही है। जो अगर मानसून का, कमजोर मानसून का, सूखे का असर और गहरा हुआ तो भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% से नीचे 6% और 6.5% के आसपास से नीचे रह सकती है। और वो फिर थोड़ी चुनौतीपूर्ण, चिंताजनक बात होगी, क्योंकि भारत को लोगों की इनकम ग्रोथ के लिए, गरीबी दूर करने के लिए कम से कम 7-7.5% की विकास दर तो जरूरी चाहिए। चलिए, इस बीच 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य रखा जा रहा है सर, तो फिर अगर इस तरह की चीज़ें होती तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो अभी दूर की परिस्थिति है। अभी तो यह है कि भारत को अगर सस्टेन करके अगले 2-3 साल में 6 से 7% की आर्थिक विकास दर भी निर्भर बना ली और इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में पहुंच जाए, कंजम्पशन की ग्रोथ रेट कम से कम जीडीपी के बराबर नहीं तो जीडीपी के आसपास पहुंच जाए, 6% से कंजम्पशन बढ़ने लगे, ऐसी परिस्थितियां बनाने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्पॉइलर 2 है, लोगों की कमाई और इनकम नहीं बढ़ रही है, और दूसरी जो भी बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेजी से भारत में और खाने की महंगाई, फूड की इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो फिलहाल अभी की जो परिस्थितियां हैं वो तो ये सजेस्ट कर रही हैं कि आने वाले 2 क्वार्टर्स जो है वो काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। अब देखना ये है क्या कहीं से कुछ रिलीफ आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे घटनाक्रम घटते हैं जिससे महंगाई थोड़ी नियंत्रण में रहे।
तो सब पर नजर रहेंगी हमारी, विश्लेषण हम लोग करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इधर रूस की तरफ से भारत को कच्चे तेल पर दिए जा रहे डिस्काउंट के बंद होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से भारत में रूस के कच्चे तेल के आयात में भारी गिरावट आई है। अगस्त के दौरान रूसी तेल का आयात 7 महीने के निचले स्तर पर रहा और जुलाई के मुकाबले आयात करीब 24% घटा है। अगस्त में रूस से भारत में रोजाना औसतन 16 लाख बैरल तेल का आयात हुआ है, जो जनवरी के बाद सबसे कम मासिक इंपोर्ट है। इससे पहले जुलाई के दौरान रोजाना आयात का आंकड़ा 21 लाख बैरल का था। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $86 के ऊपर पहुंच गया है। सर, कच्चे तेल के बाजार में फिर से कीमतें क्यों बढ़ने लगी? कच्चे तेल की कीमत तो आज $87 से ऊपर पहुंच गई और भारत के लिए चुनौती है कि रूस से सस्ता कच्चा तेल मिलना बंद हो गया है, क्योंकि रूस ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी और ओपेक प्लस देशों के हिस्से के तौर पर रूस भी अब दुनिया में कच्चे तेल की महंगाई को सपोर्ट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। जो ताजी बढ़ोतरी आई वो 2 वजह से आई और ये थोड़ी सी असंगतिपूर्ण थी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था से अच्छे संकेत नहीं है, गिरावट के संकेत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे हैं, पर डिमांड उतनी तेज रिवाइव होती नहीं दिखाई दे रही। बाकी दुनिया के बाजारों में भी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये माना जा रहा है कि ओपेक देशों की तरफ से जो प्रोडक्शन कट लागू किया गया था या जिसकी तैयारी की गई थी वो अब धीमे धीमे स्थापित हो रहा है। और जितने भी ओपेक देश हैं पूरी दुनिया में जो तेल उत्पादक करते हैं और इस संगठन के देश हैं उन्होंने अपने उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है। उन्हें शायद ये फार्मूला समझ में आ गया है कि कच्चे तेल की कीमतों को हर हाल में $85 से ऊपर रखा जाना चाहिए। और इसलिए आज जो कीमतों में बढ़ोतरी हमको दिखाई दी पिछले 24 घंटे के दौरान, उसकी वजह थी कि दुनिया के कई बड़े विशेषज्ञों, मर्चेंट बैंकर्स और इन्वेस्टर्स ने अब कच्चे तेल की कीमतों में लंबी तेजी का या तेजी स्थायी होने के अनुमान देने शुरू कर दिए हैं। तो एक तरफ तो बाजार में डिमांड नहीं है, कच्चे तेल की गिरावट है डिमांड में, अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती के मोड में, लेकिन फिर भी उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें $87 के आसपास तैर रही हैं, इससे थोड़ा ऊपर नीचे जा सकती हैं। भारत इस समय जबकि चुनावों की तरफ जा रहा है, सब्सिडी की समस्या है, तब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और रूस से सस्ता कच्चा तेल ना आना, ये दोनों चीज़ें ईंधन के प्राइसेस की कीमत के मोर्चे पर चुनौती हैं। सरकार को अगर चुनाव देखते हुए, जैसा कि भारत में परंपरा है कि चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल सस्ता किया जाता है, अगर सरकार ऐसा वैसा करने की कोशिश करेगी तो तेल कंपनियां शायद उसका बोझ उठाएंगी, क्योंकि सरकार के पास सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है, जैसा कि एलपीजी के मामले में हुआ है। सरकार ने एलपीजी की कीमतों में कटौती के लिए तेल कंपनियों को पैसा देने से मना कर दिया है। सर, डॉलर इंडेक्स में मजबूती दिखाई दे रही है, इसका किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? जो आंकड़े अमेरिका में आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई अभी मजबूत है और फेडरल रिजर्व का जो अपना आक्रामक अंदाज है, जो रुख है, जिस तेवर के साथ फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को सीमित को मैनेज करता है, उस प्रबंधन में उस अंदाज के मुताबिक अभी अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और ज़्यादा होगी। और वही संकेत था, महंगाई के आंकड़े, खपत के आंकड़े बता रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई और डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण हमने अगस्त का महीना भारतीय रुपये के लिए बुरा देखा। अगस्त के महीने में भारतीय रुपये में तेज गिरावट आई और उस गिरावट का नतीजा हमें कच्चे तेल की कीमतों में और आयात में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई दिया। अब अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने का क्रम और भी एक तिमाही जारी रहता है तो डॉलर इंडेक्स तो फिर 104-105 के आसपास रहेगा और रुपए में कमजोरी बनी रहेगी। तो रुपए में कमजोरी जो है वो बनी रह सकती है। चलिए अब कुछ और खबरों को देख लेते हैं फटाफट हमारे खास सेगमेंट झटपट में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। नई पॉलिसी में एक्स ने कहा है कि वो यूजर्स से उनके बायोमेट्रिक्स की जानकारी भी लेगा। बायोमेट्रिक्स के अलावा यूजर्स से उनकी एजुकेशन और पेशे की जानकारी भी ली जाएगी। एक्स की नई प्राइवेसी पॉलिसी 29 सितंबर से लागू होने जा रही है। एक समय देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी एफआरएल के कारोबार को बेचने पर बैंक जल्द फैसला ले सकते हैं। बैंकों ने बोली लगाने वाली कंपनी स्पेस मंत्रा के ऑफर पर वोटिंग की डेडलाइन बढ़ा करके 7 सितंबर कर दी है। एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल की ओर से स्थापित स्पेस मंत्रा एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने पूरी कंपनी के टेकओवर के लिए 553 करोड़ रुपए की फाइनल बोली को जमा किया था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में गहराती सुस्ती को देखते हुए रेटिंग एजेंसियों ने चीन की ग्रोथ के अनुमान में कटौती शुरू कर दी है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए चीन के ग्रोथ अनुमान को 5.6% से घटाकर 4.8% कर दिया है। इस बीच चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती गहराती जा रही है। अगस्त के दौरान चीन का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई लगातार 5वें महीने कम रहा है। पीएमआई 49.7 जो है दर्ज किया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने लाइफ बीमा कंपनियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। इसके साथ कंपनियों को उन मौजूदा पॉलिसी धारकों को
अतिरिक्त विकल्प देने की मंजूरी दी गई है। जिन्होंने जो प्रोडक्ट या पॉलिसी ली थी वो विड्रॉ कर ली गई और अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वैसी नई पॉलिसी जारी नहीं कर रही। मतलब नए नियम उन पॉलिसी धारकों पर लागू होंगे जिनके पास पॉलिसी तो है लेकिन बीमा कंपनी अब इस तरह की नई पॉलिसी इशू नहीं कर रही है। इसका मकसद मौजूदा पॉलिसी धारकों को अतिरिक्त विकल्प और बेनिफिट देना है। सर, ये झटपट की कुछ खबरें, आपकी टिप्पणी। दो महत्वपूर्ण खबरें झटपट में। हाँ विपुल जी, एक तो एक्स का मतलब जो एक्स भूतपूर्व ट्विटर है उसका जो नया की जो नई पॉलिसी आने वाली प्राइवेसी पॉलिसी वो थोड़ा ध्यान देने लायक है। एक्स का ये कहना है कि अब जो प्रीमियम अकाउंट होल्डर हैं या जिन जो प्रमुख अकाउंट होल्डर हैं उनसे उनके बायोमेट्रिक्स, उनके सरकारी आईडी और इनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। दुनिया के कितने देश इसको अलाउ करेंगे देखना होगा, पर एलन मस्क का या उनकी टीम का तर्क है कि इसके जरिए वो फर्जी अकाउंट्स रोकना चाहते हैं, इम्पर्सनेशन रोकना चाहते हैं। उनको ये पता रहे कि वास्तविक रूप से जिनको उन्होंने टिक दे रखा है या जो उनके वैल्यूड कस्टमर हैं जिनकी हैं वो सही हैं, उनके अकाउंट जेन्युइन हैं कि नहीं, ये थोड़ा आने वाले समय में चर्चा का विषय बनेगा। पर इससे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण खबर झटपट खबरों में भी चीन की खबर है। कई दशकों बाद चीन की अर्थव्यवस्था में 5% से नीचे की विकास दर का आकलन आना शुरू हुआ है फिच की रेटिंग में। चीन के पिछले 20-25 सालों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि चीन की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे चली गई हो। हालांकि चीन की तो एक पूरी पीढ़ी ने इस तरीके की इतनी कम ग्रोथ रेट कभी नहीं देखी, एक पूरी जनरेशन ने नहीं देखी। फिच का यह आकलन पहली बार बता रहा है जिसमें 5.6% के बजाय 4.8% की आर्थिक विकास दर का चीन के लिए आकलन किया गया है। हालांकि चीन की रेटिंग साख अभी A+ पर स्टेबल रखी गई है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट होती है तो चीन की रेटिंग को लेकर भी आने वाले समय में सवाल उठेंगे। तो चीन की रेटिंग को लेकर के आने वाले समय में सवाल उठते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर इसी तरह के आंकड़े सामने निकल करके आते रहे। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो फिलहाल कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है। जी हाँ, इस बार के इकोनॉमिकम को लेकर के रविवार को शुभम शंकर और अंशुमान सर ने जो है खास कार्यक्रम तैयार किया है। सर, इस बार का टॉपिक क्या है इकोनॉमिकम का? इस बार इकोनॉमिकम को आपके लिए हम लेकर आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और बड़ा गहरा बदलाव हुआ है। अभी हाल में आपने सुना कि सरकार ने भारत में लैपटॉप के आयात पर सख्ती की, लाइसेंस परमिट लगाए और उसके बाद उसका विरोध हुआ, फिर उसे वापस लिया गया। अब अमेरिका और दुनिया के बाकी देश भारत पर यह दबाव बना रहे हैं कि आयात को सीमित किया जाए। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, सरकार के भीतर क्या ऐसा चल रहा था जिसके कारण ये अचानक एक नीजर्क फैसला लिया गया और उसकी वजह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात रोक दिया गया, जबकि उसकी वजह से कीमतें भी बढ़ी हैं और भारत की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को के लिए चुनौती भी बनी है। ये कैसे हुआ, और इस पूरी पड़ताल में एक बेहद सनसनीखेज जानकारी निकलकर सामने आई भारत के बारे में, भारत की PLI स्कीम के बारे में और भारत की आत्मनिर्भरता के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, इस बार का इकोनॉमिकम भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ी दरार यही मौजूद है और इस दरार को ध्यान से जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। भारत यहाँ अगर आत्मनिर्भर नहीं हो पाया तो चुनौतियाँ बेहद गहरी होंगी। क्या है भारत की आत्मनिर्भरता का एक और बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट कार्ड इस बार के इकोनॉमिकम में हम बताएंगे आपको। तो देखना मत भूलिएगा रविवार को, लेकिन आपको बता दें कि इसको देखने के लिए आपको मनी9 के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकम की तरह बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो सिर्फ ऐप पर ही उपलब्ध है। हालांकि यूट्यूब पे आपको मिलता है, पर वो एक हफ्ते बाद आप देख पाएंगे। अभी देखना है, रविवार को देखना है, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए, चाहे ऐप के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, या फिर मनी9 की वेबसाइट पे आपको तमाम आपकी जेब से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संभव